नमस्कार स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या डिस्कस किया था? सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी एंड स्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेक्चर 2 में हमने डिस्कस किया सेक्शन 2 क्लॉज एच, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, डेफिनेशन ऑफ प्रॉमिस और कुछ एग्जांपल्स। लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन द एग्रीमेंट एंड द कॉन्ट्रैक्ट। उसी के ऊपर आज बेस है हमारा एक क्वेश्चन। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इस पे आपका क्या ओपिनियन है कि एग्रीमेंट का, अभी एग्रीमेंट देखो, एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट से एग्रीमेंट कभी नहीं बनता है। तो जब हम एग्रीमेंट की बात करते हैं तो एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हमारा प्रॉमिस बनता है। और जब प्रॉमिस में हम ऐड कर देते हैं कंसिडरेशन, तो वो क्या बन जाता है हमारे लिए? एग्रीमेंट बन जाता है। और एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो क्या है हमारा? एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो हर वो अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ कैन बिकम कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें एनफोर्सिबिलिटी नहीं होती है, लॉ की एनफोर्सिबिलिटी नहीं होती, तो क्या वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। तो वो एग्रीमेंट क्या रहते हैं? आइदर सोशल टाइप के एग्रीमेंट होते हैं, या तो फिर वो रिलीजियस एग्रीमेंट होते हैं, या तो फिर वो क्या होता है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं, पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते हैं। तो चलो इसका इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर दिया हम वो देख लेते हैं। An agreement come into existence when party makes a proposal or offer to the other party and that other party gives his acceptance to it. आपने ऑफर दिया, प्रपोजल दिया और सामने वाली पार्टी ने उसको एक्सेप्ट किया, तो वो क्या बनता है? प्रॉमिस बनता है। A contract is an agreement enforceable by law. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो दो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन के क्या है? तो एक एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ होना चाहिए। इट मीन्स दैट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। हम एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्यों बोलते हैं? ताकि वो एग्रीमेंट को क्या मिले? लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल एनफोर्सिबिलिटी मिले, जिससे अगर किसी भी पार्टी ने आगे जाके डिफॉल्ट किया तो हमारे पास राइट्स हो कि हम उस पार्टी के अगेंस्ट जाके क्या कर सके? केस फाइल कर सके। If an agreement is incapable of creating a duty enforceable by law, then it is not a contract. There can be agreements which are not enforceable by law, such as social, moral, religious agreements. The agreement is a wider term. तो मैंने क्या बोला था आपको कि अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट से एग्रीमेंट नहीं बनता है। तो इसके लिए एग्रीमेंट का वाइडर टर्म होता है। एंड ऑल एग्रीमेंट्स नीड नॉट नेसेसरली बिकम कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स शैल ऑलवेज बी इन अग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट इज द फर्स्ट स्टेप एंड देन द सेकेंड स्टेप इज द कॉन्ट्रैक्ट। आगे देखते हैं। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है? व्हेन देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज एंड दे डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कोई एग्रीमेंट जहां पे आपका इंटेंशन नहीं है लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का, तो वो क्या बन जाता है? सिर्फ अग्रीमेंट ही रहता है। फिर वो एग्रीमेंट के कोई भी टाइप हो सकते हैं, सोशल होने दो, डोमेस्टिक होने दो, रिलीजियस होने दो। लेकिन अगर उस अग्रीमेंट को एनफोर्सिबिलिटी मिल जाती है लॉ की, तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी टू थिंग्स, एन अग्रीमेंट एंड enforceability by law. Thus, existence of an agreement is prerequisite existence of a contract. Therefore, it is true to say that all contracts are agreement. Thus, we can say that there can be an agreement without it becoming a contract, but we can't have a contract without an agreement. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया और इससे आपको और क्लैरिटी मिली है डिफरेंशिएट करने के लिए एग्रीमेंट के और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। ओके हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जब आप इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो इसमें कुछ इस तरीके से दिया गया है। Certain elements are given under section 10 of the Indian Contract Act and certain elements which are not defined in the Indian Contract Act, but still they have the essential elements, they have the importance to create a contract. तो वो क्या है पहले वो देख लेते हैं। There must be two parties, intention to create a legal relationship, fulfillment of legal formalities, certainty of meaning, possibility of performance। तो हम इन पांचों पॉइंट को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या बोला था?
टू पार्टीज। क्या आप खुद से ही कोई अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि नहीं चलो मेरे हाथ में सपोज ये 10 रुपए की नोट है, मैंने बोला कि ये 10 रुपए का नोट तू रख और ये हाथ से तू लिखना चालू कर, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? मैं खुद से ही अपने आप से मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर सकती हूँ? तो आंसर है नहीं। अग्रीमेंट करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मिनिमम 2 पार्टी की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे यही बताया गया। तो वन कैन नॉट एंटर विथ हिमसेल्फ, one cannot contract with himself. A contract involves at least 2 parties, one party making the offer and the other party accepting it. आप अगर किसी को ऑफर देते हो तो you become the first party, the other party to whom you are giving the offer, it becomes the second party or the accepting party. A contract may be made by natural person और by any other person having legal existence. तो इसका क्या मतलब है कि एक सिर्फ 2 इंडिविजुअल ही क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो। इंडिविजुअल के साथ हमारे पास जो बॉडी कॉर्पोरेट्स है, लीगल इंस्टीट्यूशंस है, या फिर ऐसी पर्सनालिटी विच इज हैविंग अ लीगल एग्जिस्टेंस, कंपनीज हो गया, हम क्या कर सकते हैं? उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो राइट, आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर दैट आइडेंटिटी ऑफ अ पार्टीज टू बी एज सर्टेनेबल। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आप जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उनका आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। जैसे अगर मैं कंपनी की बात करती हूँ तो कंपनी का आइडेंटिफिकेशन कहाँ से होता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से होता है, जिससे हमको ये समझ में आता है कि रियली दिस कंपनी इज इनटू एग्जिस्टेंस। एग्जाम्पल, मैंने आपको ये प्रोजेक्टर का रिमोट मैंने आपको बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने अग्री किया, सो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 इंडिविजुअल। लेकिन आप अगर किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हो, तो जब शेयर्स आप बाय करते हो तो उसमें जो फर्स्ट पार्टी होती है, एक पार्टी होती है जो होती है इंडिविजुअल, जैसे आप हो, दूसरी पार्टी क्या होती है? कॉर्पोरेट, जिसके आप शेयर्स परचेज करो। तो क्या इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है? जी डेफिनेटली यस, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसको क्लैरिटी देने के लिए। टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर मस्ट बी 2 parties, seller and buyer. The seller and buyer must be 2 different persons because of one person cannot own his goods, cannot buy his own goods. Okay, एक केस हुआ था इन द स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एंड कंपनी। यहाँ पे जजमेंट क्या आया था कोर्ट का? व्हेन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप द असेट्स ऑफ अ फर्म वर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स एंड द सेल्स टैक्स ऑफिसर वांटेड टू टैक्स दिस ट्रांजैक्शन। मुझे बोलो, जब हम बात करते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म की, तो इसके जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या डिफरेंट होते हैं उनके फर्म से? जी बिल्कुल नहीं, पार्टनर्स एंड फर्म्स आर द सेम, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। लेकिन अगर वही कोई बॉडी कॉर्पोरेट होता, कोई इंस्टीट्यूशन होता, कोई एलएलपी होता, तो क्या यहाँ पे मेंबर्स और कंपनी सेम होती क्या? नहीं। तो यहाँ पे फर्म के केस में क्या होता है? पार्टनर्स एंड द फर्म आर द सेम पर्सन। और यहाँ पे क्या हुआ था? पार्टनर्स जो थे वो जॉइंट ओनर थे, जितने भी एसेट्स थे उनके फर्म में, उनके वो जॉइंट ओनर्स थे। सो जब डिसोल्यूशन होता है, जब फर्म डिस्ट्रीब्यूट करता है उनके असेट्स, जब फर्म डिस्ट्रीब्यूट करता है असेट्स टू इट्स पार्टनर, तो यहाँ पे एक ही पार्टी है जो अपने ही असेट्स रिटर्न लेके जा रहे हैं। यहाँ पे कोई सेल नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, 2 पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। इसके लिए जजमेंट कुछ ऐसा आया था, इट वॉज हेल्ड दैट इट वॉज नॉट अ सेल, द पार्टनर्स बीइंग अ जॉइंट ओनर ऑफ दोज असेट्स कैन नॉट बी बोथ बायर एंड सेलर। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए मिनिमम 2 पार्टी का होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। देखो, अगर मैं प्रॉमिस करती हूँ अपने फ्रेंड्स को कि मैं तेरे बर्थडे पार्टी पे शाम को आऊंगी और मैं शाम को नहीं जाती हूँ उनके बर्थडे पार्टी पे, तो वो मेरे ऊपर कोई केस नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था उनसे कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का। एट द सेम टाइम अगर कोई हस्बैंड अपनी कोई वाइफ को प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे बर्थडे पे ये प्रेजेंट करूंगा, तुमको बर्थडे पे कार गिफ्ट करूंगा, और बर्थडे पे उसको कार गिफ्ट नहीं कर पाता है, तो वाइफ कैन नॉट सू ऑन हर हस्बैंड कि उसने मुझे कार गिफ्ट नहीं किया, क्योंकि वहां पे किसी भी पार्टीज का कोई इंटेंशन नहीं होता है लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का। सेम गोज विद द फादर एंड सन। अगर कोई पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा अगर तू अपने एग्जाम पास करेगा तो आई विल गिव यू आईफोन, और एग्जाम पास होने के बाद विद सर्टेन परसेंटेज अगर आपने उसको आईफोन नहीं दिया, तो आपका बेटा आपके ऊपर केस नहीं कर सकता कि डैडी ने मुझे बोला था कि एग्जाम पास करना इतने परसेंटेज से, तो आई विल गिव यू आईफोन, और आज वो नहीं दे रहे मुझे आईफोन, ही इज डिनाइंग हिज ऑब्लिगेशन। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां पे ये जो सारे नेचर्स है, सोशल, डोमेस्टिक, रिलीजियस, ये सारे नेचर्स के ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जहां पे आपका इंटेंशन ही नहीं होता है लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का। तो देखते हैं इसमें क्या एक्सप्लेन किया है। There must be an intention on the other part of the parties to create a legal relationship between them. Social or domestic type of agreements are not enforceable in the court of law, hence they do not result into a contract.
एग्जाम्पल देखते हैं बेटर क्लैरिटी के लिए। A husband agreed to pay his wife certain amount as maintenance every month while he was abroad. Husband failed to pay the promised amount. Wife sued him for the recovery of the amount. ये क्या है केस? एक बैल्फर वर्सेस बैल्फर। बैल्फर वर्सेस बैल्फर सेम सरनेम का केस तभी हो सकता है जब ये बिटवीन हस्बैंड वाइफ हो या बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर या फैमिली मैटर हो। तो यहाँ पे एक बैल्फर है, वो है वाइफ, दिस इज मिसेस बैल्फर, दिस इज मिस्टर बैल्फर। अभी कुछ सिचुएशन ऐसा था कि ये इंग्लैंड में रहते थे, इंग्लैंड में जाके वहाँ पे जॉब करते थे, फिर सडनली वाइफ को कुछ इशू हो गया, तो वाइफ को डॉक्टर ने मना किया है ट्रैवल करने के लिए, और हस्बैंड को ट्रैवल करना था जॉब के लिए दूसरी कंट्री में या दूसरे सिटी में। तो जब भी डॉक्टर ने मना किया है वाइफ को, तो वाइफ कैन नॉट ट्रैवल, बट हस्बैंड प्रॉमिस्ड कि मैं तुझे हर मंथ इतना अमाउंट दूंगा फॉर योर मेंटेनेंस एंड ऑल। लेकिन हस्बैंड ने दिया पर थोड़े मंथ के लिए, 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, फॉर अ सर्टेन टर्म उसने मेंटेनेंस दिया। उसके बाद उसने मेंटेनेंस देना भी वाइफ को बंद कर दिया। तो वाइफ को आया गुस्सा, वाइफ ने बोला कि आई विल सू यू, और वाइफ कोर्ट में जाती है कि इस हस्बैंड ने मुझे इतना प्रॉमिस किया था अमाउंट एज अ मेंटेनेंस देने का, अब वो नहीं दे रहा है मुझे। सो ये केस में क्या हुआ था, वाइफ कुड नॉट रिकवर एज इट वाज अ सोशल अग्रीमेंट एंड द पार्टीज डिड नॉट इंटेंड टू क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन और लीगल रिलेशन। तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है कि वहां पे क्या नहीं होता है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता है। जहां पे ये एलिमेंट मिसिंग है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, सोशल एग्रीमेंट। और सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लेखपाल प्रोमिसेस टू पे 5 लाख रुपीज टू सन इफ हिज सन passes the CA exam. On passing the exam, son claims the money. Here the son could not recover as it was a social agreement. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, पापा ने आपको बोला कि आपका अगर 12th में 85% से ज्यादा आता है मार्क्स तो आई विल गिव यू आईफोन। पर बेटे ने बहुत मेहनत किया, स्ट्रगल किया, पढ़ाई किया और 89% लेकर आया, लेकिन फादर ने एट लास्ट आके बोला कि सॉरी, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था ताकि तू अच्छा परफॉर्मेंस करे एग्जाम में, लेकिन मेरा कोई इंटेंशन नहीं है तुझे आईफोन देने का। तो यहाँ पे क्या अपना बेटा जा सकता है कोर्ट में पापा के अगेंस्ट में केस फाइल करने के लिए? तो आंसर इज नो। ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन अ कंडीशन। अभी यहाँ पे देखो, एक पार्टी है सेलर, दूसरी पार्टी है बायर। कंडीशन क्या है, दैट ही मस्ट पे द अमाउंट ऑफ गुड्स विद इन 30 डेज। अभी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे एग्रीमेंट कैसा हो रहा है पहले वो देख लो। यहाँ पे कोई मिस्टर ए है और यहाँ पे मिस्टर बी है। अभी ए ने बी को गुड्स सोल्ड किया और बोला कि तुमको विद इन 30 डेज मुझे ये गुड्स का पेमेंट करना है। तो मुझे क्या मुझे बोलो, क्या यहाँ पे ऑफर है? यस, यहाँ पे ऑफर है। क्या यहाँ पे एक्सेप्टेंस है? यस, यहाँ पर एक्सेप्टेंस भी है। क्या यहाँ पर कंसिडरेशन है? यस, यहाँ पे गुड्स बेच रहा है और यहाँ पे विद इन 30 डेज इसको क्या करना है, अमाउंट पे करना है, तो यहाँ पे कंसिडरेशन भी है। तो क्या ये एग्रीमेंट है? यस, इट इज एन एग्रीमेंट। अच्छा, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट है? दूसरा, एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो यहाँ पे एनफोर्सिबिलिटी है क्या, मुझे आप ये बताओ। ए ने बी को गुड्स बेचा और बी को बोला कि आप 30 डेज में मुझे पेमेंट करो, एंड बी उसको अग्री करता है, गुड्स लेता है और बोलता है आई विल पे यू इन 30 डेज। मुझे बताओ, क्या यहाँ पे एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ है? यहाँ पे इनका इंटेंशन है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। द आंसर इज यस, यहाँ पे इनका इंटेंशन है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, इसके लिए ये एग्रीमेंट क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। देखते आगे क्या हुआ। Here A intend to create legal relationship with B, hence the same is a contract. इसके लिए यहाँ पे क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। On failure by B for making a payment on due date, A can sue him in the court of law. अगर 30 डेज तक अगर B ने A को पेमेंट नहीं किया तो A के पास पूरा राइट है कि वो कोर्ट में जाके B के अगेंस्ट में केस फाइल करे फॉर द रिकवरी ऑफ मनी, आइदर फॉर द रिकवरी ऑफ मनी और टू रिटर्न द गुड्स वॉट एवर ही हैज टेकन। यहां तक समझा आपको? आई होप ये 2 पॉइंट आपको क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड इन सर्टन केसेस। तो हर कॉन्ट्रैक्ट ओरल हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनका राइटिंग में होना जरूरी होता है। जैसे कि आप अगर बेच रहे हो, आप यहाँ पे कुछ ट्रांसफर कर रहे हो अपनी प्रॉपर्टी बीइंग एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि इसका
रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है और इसके लिए ये क्या होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। दिस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग। आजकल के दिनों में कोविड का कुछ ज्यादा ही इफेक्ट हो रहा है लोगों के ऊपर, तो लोग अपने लिए क्या लेना प्रेफर कर रहे हैं, दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आप लेने के टाइम पे आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, फॉर्म में टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, आपको प्रीमियम पे करना होता है। तो ये भी क्या है, एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, पर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका राइटिंग में होना नेसेसरी है। देखते क्या लिखा है, अ कॉन्ट्रैक्ट में बी रिटन और स्पोकन। कॉन्ट्रैक्ट दो कोई भी टाइप के हो सकते हैं, वो आइदर ओरल हो सकते हैं या तो फिर वो राइटिंग में हो सकते हैं। ओरल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है कि मैंने ओरली अपने डीलर से डील किया कि मैं आपको इतना पेमेंट करूंगी, आप मुझे इस टाइप का इतना गुड्स दे दो, दिस इज व्हाट एन ओरल अग्रीमेंट, ओरल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर मुझे उसको राइटिंग में करना है, अगर मैं कुछ मेरी कोई प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी बेच रही हूँ या फिर मैं कुछ भी बेच रही हूँ, लैंड बेच रही हूँ या मैं इंश्योरेंस सेल कर रही हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू write the contract it must be in writing. As to the legal effect, there is no difference between the written contract and the contract made by word of mouth, but in the interest of the parties the contract must be in written. In case of certain contracts, some other formalities have to be complied with to make an arrangement legally enforceable. Example, a contract of insurance is not valid except एज रिटन कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस राइटिंग में नहीं है तो इट विल नॉट बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फर्दर, इन केस ऑफ अ सर्टन कॉन्ट्रैक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द लॉज विच इज इन फोर्स एट द टाइम इज एसेंशियल। जैसे मैंने बोला, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी में डील करना है तो योर कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑल्सो for it to be valid. Example, in the case of immovable property. Thus, where there is any statutory requirement that any contract is to be made in writing or in the presence of a witness, or any law relating to the registration of a document must be complied with. I hope आपको ये point भी clear हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो वहां पे मीनिंग आपका, आप क्या बेच रहे हो या क्या खरीद रहे हो, कितने भाव में खरीद रहे हो, वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए और वो क्लियर होना चाहिए। इट शुड नॉट बी वेग एंड इनडिफाइनेट, मतलब वो अनक्लियर ना हो और वो अनसर्टेन भी नहीं हो कि कितना क्वांटिटी है या कितने नंबर्स में बात चल रही है। एग्जाम्पल देखते हैं, ए अग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल। अभी यहाँ पे ए क्या है, ए है सेलर, A agrees to sell to B, so A is a seller, B is a buyer. अभी इन दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट हो रहा है कि 100 टन्स ऑफ ऑयल सेल करने का। कौन सा ऑयल, कोई सर्टिनिटी है, वेदर इट इज ईडिबल ऑयल और इट इज पेट्रोलियम और इट इज सर में लगाने वाला ऑयल, हेयर ऑयल। तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे कुछ क्लैरिटी है कि कौन से ऑयल की बात चल रही है, कितने प्राइस वाले। अगर आप अगर हेयर ऑयल की भी बात करते हो तो हेयर ऑयल में बहुत सारे टाइप्स के हेयर ऑयल होते हैं, डिफरेंट प्राइस के हेयर ऑयल होते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी सर्टेनिटी नहीं है कि कौन से ऑयल की बात चल रही है। देयर इज नथिंग सर्टन इन द ऑर्डर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल इट वाज इंटेंडेड फॉर। इसके लिए यहाँ पे क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, तो आंसर इज नो, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, XYZ लिमिटेड। सी नाउ लिमिटेड इज मीन्स अ कंपनी, कॉर्पोरेट। तो एक कंपनी अग्री करता है लीज द लैंड टू मिस्टर ए। तो यहाँ पे एक पार्टी है मिस्टर XYZ लिमिटेड, एक कॉर्पोरेट है, और दूसरे पार्टी है मिस्टर ए जो क्या है, इंडिविजुअल है। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लीज द लैंड टू मिस्टर ए फॉर इनडिफाइनाइट ईयर्स। इनडिफाइनाइट ईयर्स क्या होता है, ऐसा कोई अग्रीमेंट करता है कि मैं लाइफ टाइम तक तुम्हारा प्रॉपर्टी को लीज पे लेकर रखूंगा, नहीं। योर अग्रीमेंट मस्ट बी इन नंबर्स कि कितने ईयर्स के लिए लीज ले रहे हो आप, 5 ईयर्स का है, 10 ईयर्स का है, 12 ईयर्स का है, 15 ईयर्स का है, इट मस्ट बी डिफाइनाइट। अगर आप इसको डिफाइन नहीं करते हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, इनडिफाइनाइट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये अग्रीमेंट क्या होता है, इनडिफाइनाइट अग्रीमेंट होता है। जहां पे इनडिफाइनाइट होता है वो क्या हो जाता है, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट नहीं करता है। द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड एज द पीरियड ऑफ लीज इज नॉट मेंशन। तो आपको यहाँ पे हर आपके जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आप जो भी एंटर करते हो, जो भी आप डील करते हो या एग्रीमेंट करते हो, वो क्या होना चाहिए, क्लियर और डिफाइनाइट होना चाहिए। इन दोनों में से कुछ भी मिसिंग है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन अरेंजमेंट। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मतलब कि आप ऐसे चीज के लिए एंटर करो जहां पे पॉसिबल है परफॉर्म करने के लिए। जैसे अगर मैं बेसिकली बोलूं कि
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का अगर आपको रिलेशन बताऊं तो वो बहुत ही बड़े बड़े वादे करते हैं, चांद तारे तोड़ के लाऊंगा तेरे लिए। इज इट पॉसिबल चांद तारे तोड़ के लेके आना? नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो ऐसा कोई एग्रीमेंट मत करो या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट मत करो विच इज नॉट एबल ऑफ परफॉर्मेंस। The terms of agreement should be capable of performance. An agreement to do an act impossible in itself cannot be enforced. ऐसे कोई चीज को आप एग्री कर रहे हो जो परफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं है, जैसे कि जादू से मैंने किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर दूंगी, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ करेगा तो बोलना तू पागल है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होता है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल, A agrees with B to discover treasure by magic, कि हम मैजिक करके हम क्या निकालेंगे, डिस्कवर करेंगे ट्रेजर को। The agreement cannot be enforced as it is not possible to be performed। यहाँ पे परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज मैजिक से कोई ट्रेजर निकालना, मैजिक से किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर देना, ऐसा ये सारी चीजें क्या लॉ के आंखों को नहीं दिखता है, लॉ को दिखता ही नहीं है ये सारी चीजें। लॉ को वही चीज दिखती है जो एग्जिस्ट करते हैं इन द आई ऑफ लॉज। तो ये सारी चीजें मैजिक ट्रेजर ये सब लॉ को पता नहीं होता है, इसके लिए आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये जो अग्रीमेंट होगा वो क्या होगा, इनवैलिड होगा, नॉट वैलिड। थैंक यू। आई होप आपको ये सारे ये पॉइंट समझ में आए। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन 10 में जो भी डिटेल्स दिया हम उसको डिस्कस करेंगे, तो प्लीज आप वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा चीजें। और अगर आपको कुछ डाउट होता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अनक्लैरिटी है या फिर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज दिस इज माई पर्सनल नंबर 7506146489। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। कॉल करोगे, इफ आई एम अवेलेबल आई विल पिक योर कॉल, इफ आई एम नॉट अवेलेबल आई विल नॉट बी एबल टू पिक योर कॉल, बट डेफिनेटली if you send me a message, I will definitely reply to your message. And if you need the notes of this lectures, then you can ping me, ma'am I need this notes, so I will share the notes with you. Okay, thank you.